हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब प्लस टू में इस दौरान होते हैं तो बहुत सी एक्टिविटी चल रही होती हैं। हम सोचते हैं अरे कहाँ से ये आ गया फंक्शन रिलेशन, और मोटे तौर पे देखा गया है कि जिसने इंटरेस्ट लिया उसके अलावा जो बाकी लोग रहते हैं उनको लगता है कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से क्या रिलेशन तो किसी और टाइप के देख रहे थे, ये कौन से रिलेशन आ गए। तो लेकिन लाइफ में सक्सेस के लिए कोई ना कोई आपको पेमेंट करनी पड़ती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर आपको पेमेंट होती है कि आप इन बोरिंग कॉन्सेप्ट्स को, जो कि आपको आपके खुद के लिए इंटरेस्टिंग बनाने हैं किसी न किसी मोटिवेशन के थ्रू, कि मैं ऐसा करता हूँ तो शायद इसको करके मैं उससे आगे निकल जाऊंगा, या किसी भी तरीके का मोटिवेशन अपने आप के साथ सोच करके माइंड से। तो आप अगर इसको अप्रोच को देखोगे तो जो बच्चे किसी न किसी पॉइंट पे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के, या ये सोच करके कि कुछ टाइम तो इनको देना पड़ेगा और देखते हैं कि क्या हम इसको समझ पाते भी हैं या नहीं, तो उस तरीके से अगर सोचते हैं और जो कर पाते हैं तो शायद ज़िंदगी में उनके लिए किसी और तरीके के प्रोफेशनल एवेन्यूज़ या प्रोफेशनल तरीके की अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हाँ, इस तरीके से भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ लाइफ में, या इस तरीके से मैं पहचाना जा सकता हूँ लाइफ में, या मुझे इस तरीके से जीवन अपना व्यतीत करने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। कोशिश यही है कि छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू आपको इसके बारे में बताने की कोशिश है कि क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। दुनिया के कितने सारे उन पागल साइंटिस्टों की या मैथमेटिशियन की बात करेंगे जिन्होंने अपना टाइम इसमें दिया, उन्होंने क्या इसमें से खोज निकाला और किस तरीके से सोसाइटी या उसमें उसका यूज़ हो रहा है, जिससे हमारी लाइफ किसी ना किसी तरीके से, भले ही हमें ना पता हो कि ये लाइफ को आसान हो गई है इनकी वजह से, लेकिन हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उनकी वजह से आसान किस तरीके से हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बैकग्राउंड के साथ चलते हुए हम लोग सबसे पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको शुरू करते हैं। बेसिक अप्रोच यही है कि डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल। उसके बाद एक्सरसाइज में जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज में 5 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें 3 या 4 कॉन्सेप्ट आए या 5 कॉन्सेप्ट आए बेसिकली। तो पहले 1 या 2 कॉन्सेप्ट को एक लेक्चर में हैंडल करो, उसके एग्जाम्पल करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखने हैं। फिर दूसरा, जैसे जैसे हम प्रोसेस करेंगे, हो सकता है कि पहले 1 to 4 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज किए हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, पहले कॉन्सेप्ट से, तो उसको निपटाओ। फिर उसके बाद दूसरे को टुकड़ों में तोड़ करके इसको, फिर बाद में पूरी एक्सरसाइज के बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से अगर आप लेके चलो तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स 70 से 80 घंटे का है, जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छोटे मोटे कंपटीशन में जैसे एनडीए वगैरह है, इसके लिए अगर बात करें तो मोर देन इनफ रहेगा। ये आपके 100 घंटे भी अगर आप साल में लगाते हो, अगर 365 दिन और मान के चलते हैं तो 100 घंटे आप देख लीजिए, 1 घंटा भी पूरे हर रोज़ नहीं बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे कि हम ये 100 घंटे भी नहीं देते हैं खुद को कभी भी, और ये आपकी और मेरी कहानी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70 से 80% बच्चों की या 90% लोगों की कहानी यही है लाइफ में। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि 100 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो थोड़ा सा बोरिंग काम है। 100 से थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं घंटे, अकॉर्डिंग टू आपकी कितनी डेप्थ में आप जा रहे हो कॉन्सेप्ट की में। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर टुडेज़ लेक्चर। हमारा पहला लेक्चर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन बेसिकली, उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा अगर हो आपके माइंड में, तो उसके लिए क्या फ़ायदा होता है। पहला होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इस चीज़ के बारे में देखिए, आप शब्दों को पकड़िए सिर्फ। ऑर्डर्ड पेयर, आपको एक पेयर का चुनाव करना है। मान लीजिए आपने चुनाव किया A, B, एक पेयर लिया आपने। इस ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ऑर्डर फिक्स रहता है। ऑर्डर फिक्स मतलब पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी, इससे जुड़ा हुआ एलिमेंट रहेगा, दूसरे नंबर पे ये एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 सेट हैं 1, 2, 3, और आपके पास एक दूसरा सेट है A, B और C। अब आपने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपने कहा कि A, ये सेट A है,
और ये सेट बी है। ए बिलोंग्स टू क्या रहेगा, ए, और बी बिलोंग्स टू रहेगा बी। तो आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा आएगा इस चीज़ को लेकर जो ए बिलोंग्स टू ए करता है और बी बिलोंग्स टू बी करेगा, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। कैसा? आपके पास बन सकता है 1 ए 1 बी, आपका ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है। लेकिन b 1 या a 3 ये नहीं होगा, क्योंकि ये अब उल्टा हो गया, आपका ऑर्डर उल्टा हो गया। आपके पास ये रैंडम चॉइस नहीं है, ऐसा ऑर्डर भी नहीं हो सकता a b, क्योंकि आपके पास कंपल्शन है कि a जो है a सेट से होना चाहिए और b जो है b सेट से होना चाहिए। तो आपने कुल मिलाकर क्या कर दिया है कि एक ऑर्डर फिक्स कर दिया है कि आपका ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया तो आप क्या कहोगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहोगे। मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से बोला जाता है कि आपको देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली समझना क्या है, कुछ फॉर्मूले रहेंगे, कुछ डेफिनेशन रहेंगे। डेफिनेशन क्या है? अब एक ब्रॉड चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत सारे शब्द हैं, उनको एक छोटे से शब्दों के अंदर कहना, बहुत सारी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, उसको बहुत छोटे शब्दों में कहना ही डेफिनेशन कहलाती है। ठीक है, ताकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे, ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करें जिससे छोटी से छोटी हो सके। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है वो क्या है, आपके पास जैसे कि मान लीजिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए जाएं, एक पॉइंट के, एक पॉइंट बोला जाए, एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। अब आपने कभी शायद ऑर्डर्ड पेयर ना सुनो, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि 1 जो है वो किसको बिलोंग करता है, वो करता है एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप इसको प्लॉट करो तो आप ऑटोमेटिकली इसको प्लॉट करने जाओगे। कैसे? 1 को आप यहाँ प्लॉट करोगे 1, 1, 2। तो आपसे अगर कोई कहे कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, तो आप ये बता सकते हो कि ये 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक तरीके से ये ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहा एक पॉइंट और लिया, इसी पॉइंट, इन्हीं नंबर्स के साथ 2, 1, अब क्या होगा, 2 आपको फिर से पता है ऑर्डर्ड पेयर में 2 यहाँ पर है 1, ये पॉइंट अलग हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि आपका ये दोनों इक्वल नहीं है। हो भी सकते हैं, किस केस में हो सकते हैं, जब ये 1, 1 हो और ये भी 1, 1 हो, आपने एक्सचेंज कर दिया लेकिन दोनों तरफ तो एक ही पॉइंट था, तो इस तरीके से ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा समझनी है। ऑर्डर पेयर में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर सेट कर देते हैं कि ये एलिमेंट तो यहाँ से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आएगा, ये इस सेट से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो आपको माइंड में ये पता होता है कि हाँ ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर की बेसिक सी जानकारी ये थी। उसके अलावा आपके पास एक चीज़ आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हालांकि मैंने एक लेक्चर इस पे ऑलरेडी डाला हुआ है इस चैनल पे, लेकिन अब की बार मैं शायद सोचा मैंने कि यार अगर आप छुरी दोगे तो उसमें थोड़ी सी इशू है, इससे बेटर है कि आप एग्जांपल्स जो बुक्स में हैं उनको सोल्व करवाने में हेल्प करिए कि हाँ इस तरीके से। अगर आप इतना भी इनफ कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपकी हेल्प काफ़ी इसमें हो जाए, कम से कम बोर्ड्स के लिए तो एटलीस्ट। तो हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये किस तरीके से होता है, ए क्रॉस बी। यहाँ पर ए किसको डिनोट करेगा, एक सेट को, और बी किसको करेगा, एक दूसरे सेट को। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको एक पेयर लेना है जिसमें से एक एलिमेंट आएगा ए से और दूसरा एलिमेंट आएगा बी से। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। कंडीशन क्या है, कार्टेशियन इज इक्वल टू ये इस तरीके से ए क्रॉस बी क्या होगा, ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, छोटा बी मतलब इन द सेंस कि आपके पास ये डेफिनेशन लिखी है। इसमें क्या होगा, आपने दो कोई भी सेट उठाओ आप 1, 2, 3 और ए बी सी वही लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या देखना है, सारे के सारे मिला दो आप इसके। देखो 1 आपने पहला एलिमेंट 1 ले लिया, तो उसके बाद बी कौन कौन सा हो सकता है। देखिए बी आपको क्या लेना, बी से बिलोंग करना चाहिए, ये ए है और ये बी है। आपने क्या लिया, 1 ले लिया, तो आप दूसरा क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो। आप
ने 1 लिया तो आप दूसरा क्या ले सकते हो, बी भी ले सकते हो। आपने 1 लिया तो आप क्या ले सकते हो, सी भी ले सकते हो। इसी तरीके से आपने 2 लिया तो इस तरीके से आप यहाँ पर ए, इस तरीके से आप 3 लेकर के 3, सी, इस तरीके से आप इन सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो सेट बन जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। आप एग्जांपल के तौर पे इसको देख के चलिए, एक पॉइंट के तौर पे, जैसे क्या है ए कोमा बी, ए कोमा बी में आप अगर बी की जगह हम लोग मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो 1, 2 आपके पास एक पॉइंट है जो हमने अभी देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, उसको प्लॉट करके देखा हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, हमें पता लग गया कि एक पॉइंट है। तो इसी तरीके से ये हर एक एलिमेंट जो है किसी ना किसी पॉइंट को, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस डिनोट को, इन दोनों को आप 2 एलिमेंट ना मान करके इस ब्रैकेट के अंदर जो ये दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं, ये दोनों मिल करके एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिनोट कर रहे हैं कि ये इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। मैंने पॉइंट 1, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ये 1, 2 है। 1, 3 लिखा तो 1, 3 है। 1, ए लिखा है तो हो सकता है किसी कमरे का नंबर हो, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर ए, फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर बी। तो इस तरीके से हम कई तरीके के नोटेशन में इस तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये पूरे जितने भी हमारे पास ये अलग अलग तरीके की चीज़ बन सकती है, जितनी पॉसिबल है उन सब का अगर एक सेट बनाए उन सारे पॉइंट्स का, तो हमारे पास जो सेट बन के आएगा उसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाए कि आप मुझे एक रिलेशन है किसका, अब इससे आगे कॉन्सेप्ट आता है, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं यहाँ से, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये मान लीजिए आपके कमरे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, कमरा डिनोट कर रहे हैं। ये आपसे पूछ लिए एक रिलेशन दे दे, वो क्या लिखेगा, ए रिलेटेड टू बी है। ए रिलेटेड टू बी क्या है, ए क्या कहेगा को हर फ्लोर का, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन दे दे, वो हर फ्लोर का फर्स्ट कमरा, या फर्स्ट इन द सेंस के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है उसका कमरा, ठीक है। तो आपको इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से कमरे मिलेंगे, 1, ए, 2, ए, ये फर्स्ट फ्लोर का, ये सेकंड फ्लोर का, आपके पास 3 ही फ्लोर हैं, 3, ए। तो ये रिलेशन आपको क्या बोलेगी, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एक रिलेशन लिखना है। इस रिलेशन को डिफाइन, वो प्रॉपर्टी है एक रिलेशन जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में से एलिमेंट को उठाती है। आपको कौन कौन से एलिमेंट इसमें से उठाने, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी बन जाएगी कि आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है जिसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स को उठा सकूं। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे के सारे एलिमेंट को उठा ले, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कोई भी एलिमेंट ना उठाए, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में हम इस प्रॉपर्टी में अगर ए रिलेटेड है बी से और कोई भी एलिमेंट ना पाए, फॉर एग्जांपल क्या, फर्स्ट फ्लोर का अल्फ़ाबेट नंबर 4 कमरा, अब अल्फ़ाबेट 4 के लिए आपको डी चाहिए था, लेकिन 1, डी तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो या कोई ऐसा रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई रिलेशन या वॉइड रिलेशन, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके लिए होमवर्क के तौर पे है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी सोचिए कि सारे के सारे कमरे उठ करके आ जाए, उसमें कोई कमरा बचे ही ना, तो आप क्या कहोगे उसके अंदर, आप कहोगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, वो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। हम लोग सिर्फ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक आधी स्टैंडर्ड बुक्स जो चलती हैं उससे आगे नहीं जाएंगे, चीज़ें और भी इसके अलावा भी हैं, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। तो रिलेशन बेसिकली क्या होगा, एक सेट का दूसरे सेट से किसी न किसी प्रॉपर्टी से क्या जुड़ाव हो सकता है, कि इसका कोई भी एक एलिमेंट उठाया वो क्या दूसरे से जुड़ पा रहा है, अगर जुड़ पा रहा है किसी वजह से, तो उस जिस वजह से वो जुड़ के आपने यहाँ पर वो लिख दिया है, मान लीजिए 1, 3 लिख दिया, तो आप ये 1, बी लिख दिया, सॉरी, तो आप ये बता पाओ कि हाँ ये इस वजह से इससे जुड़ा हुआ है, उस लाइन को जिस वजह से ये जुड़ा, उस वजह को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ये हम मैथमेटिक्स में बार बार यूज़ करते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे बढ़ करके, आपको क्वेश्चंस करोगे आप जैसे जैसे, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं, हमें ये लगता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे होगा इसका इस्तेमाल, तो हम लोग उसको आगे बढ़ करके देखेंगे जैसे करके। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक चीज़
करते हैं रिलेशन के लिए। अब हम रिलेशन के लिए एक रिलेशन के लिए एक एग्जांपल लिया आपने। फॉर एग्जांपल आपके पास रोल नंबर है 1 2 3। 1 रोल नंबर है जो किससे जुड़ा हुआ है, ए से, ये बी से, ये सी से, ठीक है ना। तो एक सेट ये ए है और ये सेट बी है, ये मान के चलना जो लिख रहा हूँ इस तरीके से, ये सेट बी है, ठीक है ना। ये एक नाम है ए बी सी और ये रोल नंबर है 1 2 3, ठीक है ना। तो ए रिलेटेड है किससे, बी से, किससे 1 कोमा आपने लिखा ए। आपको क्या लिखना है इसके अंदर, प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, ठीक है ना। ए क्रॉस बी में तो आपने जितने सारे एलिमेंट थे सारे लिखे, लेकिन यहाँ पर रिलेशन में क्या लिखोगे कि रिस्पेक्टिव विद देयर रिस्पेक्टिव रोल नंबर। ए रिलेटेड है बी से किस तरीके से, ए का जो एलिमेंट है वो बी से रिलेटेड है किस तरीके से, कि ए का जो एलिमेंट बी से रिलेटेड है वो है क्या एक्चुअल में, वो बी का रोल नंबर है एक्चुअल में। तो इसमें क्या लिखोगे आप, ए का रोल नंबर क्या है, 1 है, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 का रोल नंबर क्या है, बी का रोल नंबर क्या है, 2 है, और सी का रोल नंबर क्या है, 3 है। आप इसके अंदर ये एलिमेंट नहीं ले सकते हो क्या, 2C, क्योंकि रिलेशन आपको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली आपको इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी लिखी मिलेगी कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के, या आगे चल के देखेंगे खुद के ही सेट में किस तरीके, क्योंकि नंबर यहाँ पर तो ए बी सी है, अगर मैं यहाँ भी 1 2 3 ही लिख देता किसी वजह से, जो आप आगे चल के देखेंगे, किसी वजह से यहाँ भी 1 2 3 ही लिख दूँ, 1 2 3, तो इन दोनों सेट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा और मैं इस सेट को भी ए ही बोलूँगा। तो उस वक्त पे मैं क्या लिखूँगा, ए इज़ रिलेटेड टू ए, मतलब ए खुद से किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं एलिमेंट ले सकता हूँ, ए खुद से रिलेटेड है 1 1 2 2, मान लीजिए आपने ये 3 3, आपने ये एलिमेंट ले लिए, तो आप क्या कहोगे, ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट के बाद क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए, मतलब दोनों तरफ एलिमेंट आपके सेम है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, दोनों बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी, दोनों बराबर हैं। आपने एक एलिमेंट लिया था ए से, एक एलिमेंट लिया था बी से, चलो लिखने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको 1 1 आप एक रिलेशन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में एक समझ में आई, आपको दिमाग में क्या रखना है, कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी ढूंढनी है आपको, या बताएगा कोई प्रॉपर्टी आपको जिसमें से आपको कहेगा कि आपका जो ये एलिमेंट है इस सेट के दूसरे सेट से या खुद के ही सेट से रिलेटेड है किस तरीके से, कोई प्रॉपर्टी देगा। फिर आपको उसमें से एलिमेंट ढूंढने की किस तरीके से, कौन कौन सा एलिमेंट या कौन कौन से पेयर इसमें से बाहर निकल आएंगे। आपने पेयर ढूंढ के उन पेयर्स को एलिमेंट के अकॉर्डिंगली एक एक ब्रैकेट में रखना है और आपको बताना है कि हाँ ये रिलेशन है, इसके तहत ये इसमें से पॉइंट निकल करके आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन आती है, किस किस तरीके की रिलेशन है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। वो क्या है, पहली रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जैसे कि मान लीजिए ए रिलेटेड टू ए है, उसके अंदर, उस रिलेशन के अंदर जब आप सेट बनाएंगे उस रिलेशन का, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। हम फिर से वही अपनी स्टैंडर्ड वो लेते हैं 1 2 3 एक ये सेट है हमारे पास, इसमें से एलिमेंट का चुनाव करना है, इसमें से पेयर का चुनाव करना है। तो हमारे पास क्या क्या पेयर होना चाहिए, 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। तो अगर ये तीनों एलिमेंट हैं इस तरीके से, 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी, तो हम क्या कहेंगे, वो रिलेशन, भले इसमें और भी एलिमेंट हो, जैसे हो सकता है कि इसमें एलिमेंट हो 2 3, इसमें एलिमेंट हो 3 2, ये भी एलिमेंट हो सकते हैं, मगर ये तीनों अगर एलिमेंट ऊपर वाले हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मतलब इसके हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, मतलब खुद के साथ ये एसोसिएटेड है। तो आप क्या कहोगे ऐसी रिलेशन को, ऐसी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मान लीजिए ये दो तो हैं मगर ये ना, तब क्या होगा, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तीनों का होना मस्ट है, एवरी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों से काम नहीं चलेगा, तीनों का होना, जितने भी एलिमेंट है, अगर इसमें 4 और होता तो 4 का 4 से भी रिलेशन होता,
तो ही हम कहते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा या अदरवाइज़ नहीं कहते। ठीक है, पहली बात। अब ये बात होगी जी रिफ्लेक्सिव की, ये पॉइंट था इसमें समझने के लिए। दूसरा है फिर से वही सिमिट्रिक रिलेशन। ये क्या कह रहा है, फिर से 1 2 3 आपके पास एलिमेंट है। ये क्या कह रहा है कि A रिलेटेड टू B है, दिस इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपके पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तब ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा पंगा आता है। ये तो चलो आप देख लोगे, सेट आपको दिया मिलेगा कि ये सेट आपका रिलेशन का ये सेट बन रहा है, इसमें आप देखिए कि 2 1 मिल गया तो 1 2 भी मिल गया, तो आपको लगेगा, आप कहोगे कि हाँ भैया 1 2 था तो 2 1 भी आ गया, तो हम ये कहेंगे सिमेट्रिक है। और मान लीजिए आपके पास एक हो 3 2, लेकिन 2 3 ना हो, ठीक है ना, 2 3 ना हो, ये दो तो हों और ये ना हो, 4 एलिमेंट आपके पास, 3 एलिमेंट हो, ये ना हो, तो आप कहोगे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 तो था लेकिन 2 3 नहीं था। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया है 3 2 तो 2 3 भी आपके पास वहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब एक इसके अलावा एक इसमें छोटा सा इशू एक और है, वो क्या, अगर मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है, जैसे कि पिछला था 1 1 2 2 3 3। अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट करूं A से, A = 1, और B को रिप्रेजेंट करूं 1 से, तो हमें यहाँ पर क्या लगेगा कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि A, B है, तो क्या B, A भी है? हाँ जी, क्योंकि A का मतलब 1 था, 1, 1 है और 1, 1 भी है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो 1 1 एक ही बार लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले कहाँ गया? आपको सेट के बारे में पहले एक इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3 3, तो ये सेट में 2 बार एलिमेंट 3 लिखा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 3। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपके पास कोई रिलेशन है और आपसे पूछे क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे सिमेट्रिक है 1 1 को लेकर। लेकिन अगर आपके पास एक एलिमेंट और ऐड कर देता वो 2 3, अब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहा, क्योंकि एक एलिमेंट और चाहिए इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, 3 2 भी चाहिए, तब जाकर ये सिमेट्रिक बनेगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको क्या देखना है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये हो तो आपको क्या बोलना है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ये बात समझने की है, सिर्फ यहाँ पर एक चीज़। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, दिस एम्प्लॉयज क्या, A रिलेटेड टू C। देखिए 1 2 3 आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है 1 2, मतलब एक A रिलेटेड है B से, अब कॉमन ले लिया B रिलेटेड है 3 से, मतलब C से 2 3, तो आपके पास उस सेट में एक एलिमेंट ये भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है 1 3, तो आप क्या कहोगे कि भैया ये जो है रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ये है तो आप क्या कहोगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो आपको ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में पकड़ के चलनी है। ठीक है, अब आपने ये चेक करना, आपको सेट मिलेगा, आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग इस चैप्टर के साथ इस नेक्स्ट लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर बनाने हैं क्योंकि कहा था, तो इससे नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ 3 से 4 एक छोटा सा क्वेश्चंस का सेट बनाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा एक ही चीज़ पे बिलीव किया है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन अनगिनत है। ठीक इसी तरीके से जो फिज़िक्स के, अभी मैं नया था तो लेक्चर्स में मुझे थोड़ा सा ये लगा
कि दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जांपल दिया जा सकता है वो ठीक है। अब फिजिक्स में भी मैं यही करने वाला हूँ कि आपको जो एग्जांपल्स हैं वो अलग, या इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या कि कॉन्सेप्ट को समझना, हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं, या फिर आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए इन कॉन्सेप्ट को लगा करके कि क्या मैं इससे कुछ निकाल पा रहा हूँ, तो आपको ये लगे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कुछ चीज़ एक आधी छुट्टी मिले कि हाँ ये नहीं था, तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग थी, मैं इस वजह से इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाया, या फिर इसमें ये कैसे अप्लाई करूँगा कॉन्सेप्ट। तो आप इस तरीके से अगर इस अप्रोच को देखेंगे, गलतियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, और धीरे धीरे करके आप टाइम के साथ ग्रेजुअली, मैंने कहा 100 घंटे आप आज से कैलकुलेट करिए, आप एक डायरी बनाइए कि मैंने 2 घंटे या 2 दिन या जितना भी टाइम मैंने 20 मिनट इसको आज दिया, आप कुल मिला के कंसिस्टेंटली आप लगातार काम करते रहिए। चाहे डेली का, हर रोज़ का एक टाइम लगा लीजिए 20 मिनट का, आप 20-20 मिनट ही सही, छोटा सा अमाउंट लगाइए, आप पूरा महीना उस पर काम करिए। एक बार 600 मिनट है ये, 20-30 दिन के लिए लगातार आप करिए, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा किसी ना किसी एक पॉजिटिव में, कि कुछ तो आपको ये लगेगा कि कुछ तो मैंने अर्न कर लिया है इसमें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, थैंक यू।